Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अपन बात कर रहे हैं जनरल साइंस की, विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों परमाणु। और परमाणु में अपना जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है परमाणु मॉडल। और अब तक अपन ने दोस्तों दो मॉडलों की बात कर ली है। एक तो था थॉमसन का परमाणु मॉडल और दूसरा जो मॉडल था दोस्तों वो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल बड़ा विशेष है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। आप ध्यान रखें उसकी खास बातें कि उसका प्रयोग कैसा था, उसने कैसे रिजल्ट दिए थे। जैसे कि मैं एक बार रिपीट करूं तो रिपीट में क्या देखेंगे, सबसे पहली बात जो रदरफोर्ड साहब ने कही थी वो क्या थी कि अधिकांश कण क्या निकल रहे थे, सीधे। और इससे क्या संबंध साबित हुआ कि परमाणु का ज़्यादातर भाग कैसा होता है दोस्तों, खोखला होता है। ठीक है। दूसरी बात देखो, बात नंबर 2 जो उन्होंने रिलेट की थी वो क्या था, कुछ कोण विक्षेपित हुए थे, कुछ कोण क्या थे, अल्प विक्षेपित। और इससे क्या समझ में आया कि परमाणु के बीच में कहीं ना कहीं मध्य वाले भाग में क्या पाया जाता है, प्लस। तीसरी बात करें दोस्तों, इन्होंने कहा कि 12,000 से 20,000 में से केवल एक कण क्या अपने पथ का अनुसरण करता है, यानी वापस लौट आता है। और इससे रदरफोर्ड ने क्या साबित किया था कि परमाणु के मध्य भाग में जहां नाभिक, जिसे नाभिक नाम दिया जाता है, उसमें सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। चौथी बात इसने कहा था कि जो नाभिक होता है, नाभिक का आकार परमाणु से बहुत ही छोटा होता है। नाभिक का आकार परमाणु से बहुत ही छोटा होता है या 1,00,000 गुना बड़ा होता है परमाणु नाभिक की तुलना में। अगली बात कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यहां तक की बातें हो गई थी दोस्तों। अब मैं अपनी बात को आगे लेकर चलता हूं। रदरफोर्ड साहब की क्या खास बात थी और चलेंगे आगे। और यहां लिख रहा हूं टोटल नेक्स्ट बिंदु, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं क्या थी। ध्यान से देखते रहे दोस्तों। चलिए अपन ने ये पढ़ लिया कि रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया अपने को। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते हैं। तो कोई बात नहीं, सभी मानने को तैयार थे कि लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बात थी, ये जो बात हो रही थी, ये मिसमैच हो रही थी अपन जब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की वहां पर। और वहां पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए अपन क्या बात करूं, एक व्यक्ति थे, ईएमवी की बात कर रहा हूं दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों। इनके बारे में एक सिद्धांत आया था और ये सिद्धांत देने वाले थे मैक्सवेल। ये बड़े विस्तार से समझाने वाला हूं दोस्तों मैं आपको, इसकी आप चिंता न करें। केवल जो बातें मैं बता रहा हूं यहाँ पर उन्हीं पर ध्यान दें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी अपना फिजिक्स का बिंदु है। जब अपन पढ़ेंगे वेव्स यानी तरंगे पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में क्या क्या खास बातें होती है। फिलहाल आप ध्यान रखें, मैक्सवेल साहब ने यह कहा था इनका निर्माण क्यों होता है और क्या इनकी विशेषताएं होती है। इन्होंने कहा जब कोई आवेशित कण, जब सीधे लिख देता हूं, कोई आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण है वो क्या करे, त्वरित गति करे, त्वरित गति करे। और दोस्तों मेरे को ये बताइए, त्वरित की बात कर रहा हूं मैं, त्वरण, त्वरित का मतलब किससे है, त्वरण से। और मेरे को आप ये बताइए, 2 क्वेश्चन है, त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। पहली बात, पहला क्वेश्चन आपसे सदिश या अदिश, और दूसरा इस त्वरण का दोस्तों मात्रक क्या होता है। बिना गूगल को ढूंढे, बिना गूगल की सहायता के आपको ये बताना है कि त्वरण क्या है, सदिश है या अदिश है, और इसका मात्रक क्या होता है। देखिए क्या बात कह रहा हूं मैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत आया मैक्सवेल का। और मैक्सवेल साहब क्या कह रहे थे, यदि कोई कण है, और कण की पहली कंडीशन क्या है भाई, वो कैसा होना चाहिए, आवेशित। दूसरी कंडीशन, वो कैसी गति करे, त्वरित गति करे। तो
सीधी बात है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, सीधी ध्यान रखें क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे। इसके बारे में बात होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी बात होगी। ये बात होगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आवेश के बारे में, और आवेश का गुण होता है ये, यानी आवेश की बात करें ना, ये आवेशित कण इसकी बात कर रहा हूं। ये आवेशित कण गति जब करे तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। आवेश 3 स्थितियों में रह सकता है। आवेशित कण है ना, या तो क्या पड़ा रहेगा दोस्तों, स्थिर, या तो क्या पड़ा रह सकता है, स्थिर, या क्या हो सकता है, एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, ये क्या कर सकता है, त्वरण से गति। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। त्वरण क्या है, सदिश राशि है पहली बात तो, यानी यदि अपन ये माने सदिश को मतलब इन दिशा क्या हो सकता है, और यदि दिशा बदल गई तो वहां पर त्वरण भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात करूंगा जब मैं सदिश राशि पढ़ाऊंगा वहां पर इसके बारे में विशेष। इतना ध्यान रखें आप, त्वरण सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है दोस्तों मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। आप इसकी वीमाई कमेंट करें मेरे को। त्वरण सदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। यानी सदिश राशि को मतलब वही है कि दिशा बदलेगी मतलब त्वरण बदलेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, स्थिर आवेश तो क्या बनाता है, इसने कहा स्थिर आवेश बनाता है अपने चारों तरफ विद्युत का क्षेत्र, और यदि एक समान वेग से गतिशील हुए तो वो बनाया करे विद्युत क्षेत्र प्लस विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया करे भाई चुंबकीय क्षेत्र, कथा क्षेत्र बना दो। अगर आवेश स्थिर है तो वो बना सी विद्युत क्षेत्र, एक समान वेग से गतिशील है तो वो बड़ा सी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन दोस्तों यदि त्वरण से गति करे तो वो विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, वो चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, और क्या बनाएगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और मैं यहीं का बिंदु डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, ईएमवी वाली बात ही कर रहा हूं। अगर रदरफोर्ड की कमी देखनी अपन तो ईएमवी जानना पड़ेगी। ईएमवी का मैक्सवेल ने बताया था, और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है तो अपन ने क्या पढ़ा कि उत्पत्ति तभी होगी जब कोई आवेशित कण क्या गति करे, त्वरित गति करे, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती है। अब वापस मैं अपने बिंदु की तरफ लेके चल रहा हूं, इतना आपको समझ में आया होगा। सीधी बात जो भी है अपनी मैंने जो बातें बताई है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं ईएमवी की वापस। अब बात करूंगा मैं इलेक्ट्रॉन की। देखो भाई ये नाभिक, ये मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गति कर रहा है। अब देखो हर समय इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल रही है, दिशा बदल रही है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में वेग गति कर रहा था, अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो अब गति की दिशा आओगी। अब मान लो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन तो इसकी दिशा, ये दिशा बदल रही है, और सदिश राशि है, दिशा बदलने का मतलब पूरा मान ही क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा। तो क्या देखा अपन ने कि ये इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी दिशा बदल रहा है, और यदि दिशा बदल रही है तो इसका मान अपन क्या बोलेंगे कि इसका मान जो है, इसका दिशा बदल रही है इलेक्ट्रॉन की तो इसका वेग भी बदल रहा है। यदि वेग में हो रहा है परिवर्तन तो बटेकाई उत्पन्न हो सी त्वरण। जो बात कह रहा हूँ अपन स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। मैंने पहली बात कही विद्युत चुंबकीय तरंगे तभी बनेंगी जब क्या होगा दोस्तों, जब होगा कोई त्वरण से आवेशित कण। अब आवेशित कण है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन उदासीन तो है नहीं ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज है, यानी आवेश तो है इसके ऊपर। दूसरी बात इसकी दिशा बदल रही है, इसका मतलब इसमें त्वरण भी है। तो दोस्तों सीधी सी बात आई है कि बोलो विद्युत चुंबकीय तरंग बनासी कौन बनासी, तो क्या कहेंगे, अगर रदरफोर्ड की बात मान रहा हूं मैं तो वहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आवेशित कण भी है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएगा। और यदि विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएगा तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग निरंतर ऊर्जा ह्रास करती रहती हैं। ये लो साहब, अब इससे क्या साबित होता है, मैंने क्या कहा, पहली बात आप समझा कि इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग है इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, ईएमवी के अनुसार क्या कहता है मैक्सवेल कि यदि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वह निरंतर ऊर्जा की हानि कर सी है। अब बात यह आती है कि इससे फर्क क्या पड़ा रदरफोर्ड के मॉडल पर। अब मैंने कह दिया कि पहली वाली बात पर आप वापस आए, गौर करें, ये नाभिक है और ये क्या कर रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हो इधर। अब चक्कर लगा रहे हो ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग है, निरंतर ऊर्जा को कहीं होसी हास यानी ऊर्जा में कमी होसी, तो ये वाली कंडीशन फिर क्यों लागू हो रही है,
आपने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन ये नाभिक है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर वो कैसे लगा पा रहा है? वो तो विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, और विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो निरंतर ऊर्जा की परिकृषी हानिकृषी, और यदि निरंतर ऊर्जा की हानिकृषी तो फिर क्या होगा? ये मान लो ये तो क्या था? नाभिक, और पहले वाले में इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था, 28वां इलेक्ट्रॉन, अब ऊर्जा थोड़ी सी कम हुई ना, एक अक्षम लगा सी चक्कर, और थोड़ी सी कम हुई जना ऐसे, तो इससे क्या हुआ कि जो उसने कही है बात, अगर EMV है तो उसकी ऊर्जा में निरंतर हानि होगी, और निरंतर ऊर्जा में हानि हो सी न वर्ताकार पथ को मिल सी भाई, पथकियां को मिल सी सर्पिलाकार, सर्पिलटाइन मोशन मिलेगा। ये पथ कैसा है? सर्पिलाकार, और ऊर्जा धीरे धीरे इतनी कम हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाकर गिर जाएगा? नाभिक में, और यदि ऐसा हो गया तो फिर परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस आधार पर कमी नंबर 1, क्या आपको मैंने जो बातें बताई है वो मैं आपको लिख रहा हूं, आप पूरे फोकस से समझते रहे इन चीजों को। क्या लिखता है? मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग निरंतर ऊर्जा ह्रास करती है, अतः इलेक्ट्रॉन भी करेगा ना विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न, तो इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा का ह्रास करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार न होकर सर्पिलाकार होगा तथा अंत में ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। ये कहा उस समय के वैज्ञानिकों ने कि बताओ साहब, अब रदरफोर्ड साहब इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। वैज्ञानिकों ने पूछा कि हम मानते हैं आपने जो कहा है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कोई इश्यू नहीं है, अगर चक्कर लगा रहा है तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी बढ़ेगी, विद्युत चुंबकीय तरंग वहां पर बन रही है तो फिर उसमें निरंतर ऊर्जा की हानि भी होगी, तो फिर वो वर्ताकार पथ में नहीं घूमेगा, वो सर्पिलाकार में घूमेगा, लास्ट में जाके नाभिक में गिर जाएगा। कमी नंबर 1 ये थी। कमियां पढ़ रहे हैं तो कमी नंबर 1, पहली कमी तो रही यहां से ये। अब कमी नंबर 2 को ढूंढने चले अपन रदरफोर्ड में। कमी नंबर 2 आप बता सकते हो वो क्या रहेगी रदरफोर्ड में? चलिए ये बात तो ठीक थी, मान लिया। एक बात और यहां से आप देखोगे रदरफोर्ड की, तो इसने क्या कहा, ये स्पेक्ट्रम नहीं समझा सके। एक बार मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में मैं स्पेक्ट्रम की चर्चाएं करूंगा। वैसे स्पेक्ट्रम किसी भी अपने जो एग्जाम में है अपनी सामान्य विज्ञान जिनमें आता है उसमें डाल नहीं रखा है बिंदु, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात मैं करूंगा। ये स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझा सके। चलिए मैं इस बिंदु को एक बार रोक रहा हूं, पूरा स्पेक्ट्रम वाला बिंदु अलग ले लेते हैं। आप पहले इसका पहले बिंदु का स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट हो गया होगा कि क्या बात है? सीधी मैक्सवेल ने कहा था विद्युत चुंबकीय, देखो कितने क्वेश्चन याद हो गए। EMV किसने बताई? मैक्सवेल ने। कब बनती है? जब त्वरित गति करता है कोई चीज, तो उसके अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होती है? निरंतर ऊर्जा ह्रास होता है। तो इससे क्या नुकसान होगा? इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार न होकर सर्पिलाकार हो जाएगा, और लास्ट में ऊर्जा कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा? नाभिक में। चलिए इसके बाद में चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे, ध्यान दें बोर्ड पर। अगली बात मैं कह रहा हूं, देखिए स्पेक्ट्रम की बात मैं कर लेता हूं। रदरफोर्ड की कमी नंबर 2 कहां से आती है? स्पेक्ट्रम से संबंधित क्या आती है? आपने कभी इंद्रधनुष देखा होगा, और देखिए स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, सीधी बात है, ये सतत और एक होता है असतत। स्पेक्ट्रम को मतलब का ही है, पहली बात तुम अकल लो। स्पेक्ट्रम क्या है? जब भी कोई मान लीजिए रेखा है, कोई भी प्रकाश है, आपने देखा जब उस प्रकाश में क्या होता है, वो अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के रंग दिखा देता है। या ये रंग क्यों दिखते हैं? वो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं वाले भागों में बढ़ जाता है। बिन क्या करा पाए स्पेक्ट्रम। और ये एक बात अपने आगे समझ में आ जाएगी कि जो स्पेक्ट्रम या रंग दिखते हैं अपने एटम के अंदर, वहां दिक्कतें कैसी रहती हैं। तो ध्यान से देखोगे आप, सतत व असतत स्पेक्ट्रम को मतलब का ही है भाई। सतत और असतत स्पेक्ट्रम जो रंग दिख रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। आगे बिल्कुल क्लियर होगी। इंद्रधनुष आपने देखा है, वहां का स्पेक्ट्रम कैसा है? तो देखिए वहां स्पेक्ट्रम जो होता है ना, सतत होता है, सतत होता है।
तो उसमें आपको कैसे पता सतत होता है? क्या आप इंद्रधनुष में ये अंतर कर सकते हैं क्या अपन कि यहाँ ये भाई ये लाल रंग आया और उसके बाद में ये लाल खत्म, फिर उसके बाद में यहाँ से बैंगनी रंग खत्म हुआ? नहीं होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा रंग है? लाल है, और लाल धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसके बाद में जस्ट यहीं से क्या हो जाएगा उसमें लाल, और उसके बाद में ये लाल तो क्या होता जाएगा हल्का हल्का कम, और फिर इधर कौन सा रंग बढ़ता जाएगा? जो ऑरेंज कलर है वो बढ़ता जाएगा। अलग स्पष्ट वर्गीकरण थोड़ी दिखा, फिर ऑरेंज थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। और उसके अलावा जैसे हरा दिखेगा नीचे, अगर ग्रीन की बात कर ली मान लीजिए, विबग्योर के अनुसार देखते हैं, सॉरी ये नहीं होगा, येलो होता है, पीला जो भी है अपन इंद्रधनुष में पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें देखी जाएगी। तो ये क्या है, अपन ने क्या पढ़ा है कि उसमें ये वाला स्पेक्ट्रम जो है वो सतत कहलाता है, जिसमें अपन दो के बीच में अंतर नहीं कर सके। और यही बात यहां लागू हो रही थी। क्या इसने क्या कहा है रदरफोर्ड ने, या रदरफोर्ड के हिसाब से क्या लागू होता है कि इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा की हानि पहुंचाएगा। और वो हानि क्या दिखेगी? स्पेक्ट्रम के रूप में दिखेगी। भाई ऊर्जा जो होगी वो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच में, जो साइंस से पढ़े उन्होंने सुना होगा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, लाइमन, बामर, ब्रैकेट, ये श्रेणियां होती है। अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप इतना ध्यान रखें कि ऊर्जा जो भी निकल रही है ना, या जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा है ना, उसी का जो दिख रहा है, उसका प्रभाव जो दिख रहा है बिना स्पेक्ट्रम किया करा। अब क्या है, रदरफोर्ड के अनुसार क्या है, इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा का ह्रास कर रहा है, तो उसके अगर ऊर्जा निरंतर बनती, लगातार ऊर्जा निकलती रहेगी, तो वहां पर सतत ऊर्जा वितरण हो रहा है, सतत ऊर्जा को वितरण हो रहा है, स्पेक्ट्रम भी क्या को बनना चाहिए? सतत। तो क्या होना चाहिए? रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की बात की थी मैंने, परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। भाई निरंतर ऊर्जा निकल रही है तो सतत ही बना लो, लेकिन होना चाहिए, परंतु बट यह वास्तव में असतत होता है। यदि आप लोगों को स्पेक्ट्रम से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, देखिए स्पेक्ट्रम आप लोगों के लिए वर्ड नया है, क्लियर चीज समझे आप, जो मैं कह रहा हूं वहां से आप ज्यादा दिमाग लगाएं नहीं कि जब ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होगी तो स्पेक्ट्रम के रूप में होगी, और यदि ऊर्जा निरंतर तो स्पेक्ट्रम भी निरंतर। ऊर्जा अगर वो अगर नियमित नहीं है, निरंतर नहीं है, तो वहां पर कैसा सतत, असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। प्रश्न का याद रखना अपन, प्रश्न ये याद रखना है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। असतत या इसे बोला जाता है दोस्तों, इसका एक दूसरा नाम हो रहा है रेखीय। परमाणु का स्पेक्ट्रम, एनटीपीसी लेवल पर ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पटवारी में पूछा जा सकता है, रीट में पूछा जा सकता है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय या असतत होता है, यानी कहने का मतलब वो है कि यहां से अगर अपने को दिखेगा लाल और उसके बाद में असतत होता तो लाल के बाद में क्या दिखता? ऑरेंज कलर दिखता। अपन देखते हैं ना ये वाला क्रम इस प्रकार, मतलब सबसे पहले बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, पीला, फिर नारंगी, और फिर क्या दिखता? लाल। ये क्रम दिखता है। लेकिन अगर बात करें ना एटम की, ये तो कौन सा है? इसे तो कहेंगे अपन सतत स्पेक्ट्रम। जहां जहां आप ऐसी चीजें देख रहे हैं ना, ये कैसा है? सतत स्पेक्ट्रम है। जबकि बात करा दोस्तों, अब ऐसा तो देखो V है, V के बाद में मान लो ये I गायब हो गया, B मिलेगा, B के बाद में मान लो आपको मिल गया R ही मिल गया डायरेक्ट, ये लो। तो आप अब अंतर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि वायलेट अलग कलर है, ब्लू अलग कलर है, रेड अलग कलर है, तीनों में अलग अलग अंतर दिखा नहीं। तो ये वो स्पेक्ट्रम ही आकर है वास्तव में परमाणु को। जबकि ई के अनुसार आप बात करें रदरफोर्ड के अनुसार तो सिद्ध प्राप्ति हो भाई निरंतर ऊर्जा की हानि, तो स्पेक्ट्रम क्या हो जाए प्राप्त सतत, जबकि वास्तव में क्या कोई आकर है असतत। रीट वाले विशेष ध्यान दे लेना इस चीज पर। प्रश्न पूछा जा सकता है, पटवारी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? असतत, जबकि रदरफोर्ड के अनुसार कैसा होता है? सतत। तो ये दो विशेष कमियां आई किस मॉडल में दोस्तों? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। चलिए, अब जब एक चीज जुड़ गई है अपने पास, एक ये सफल साबित हो गई, फिर इसको देखने के लिए आगे कोई ना कोई नेक्स्ट प्रयास करेगा, क्योंकि तभी तो भाई एक एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट है, अभी कंप्लीट थोड़ी है परमाणु मॉडल, अपने को पढ़ते रहने पड़ेंगे एक से जुड़े हुए दो। वो कहते हैं ना कि रोया हूं बहुत तब जरा करार मिला है, इस जहां में भला किसे सच्चा प्यार मिला है। गुजर रही है जिंदगी इम्तिहान के दौर में,
एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा तैयार मिला है। तो बस अपन ने अभी तो रदरफोर्ड पढ़ा है और अभी तो बोर की बातें करनी बाकी हैं। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में चलता हूँ मैं आगे। तो आप क्या बात करोगे दोस्तों आगे मैं चलता हूँ एक छोटा सा सिद्धांत। अब समस्या ही अन समस्या हल करवा के लिए प्लांक साहब का एक नियम आया और प्लांक के बाद में अपन पढ़ेंगे बोर का सिद्धांत। प्लांक का मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। प्लांक क्या कहते हैं? ये परमाणु मॉडल नहीं है, बीच में बिंदु आ रहा है इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ये बात। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये मैं वहां भी ये सिद्धांत के बारे में चर्चाएं करूंगा। देखो जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, वहां भी इस मैक्स प्लांक की बातें होंगी। ये क्या कहते हैं मैक्स प्लांक साहब कि ये बहुत काम का है। ये रदरफोर्ड की मुसीबतें जितनी थी उनको हल कर रहा है। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो भी है वो निरंतर ऊर्जा की क्षति कर रहा है, कंटिन्यूअसली चलती है। जबकि मैक्स प्लांक ने क्या कहा कि ऊर्जा की जो भी क्षति है वो निरंतर नहीं होती है बल्कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है और इन बंडलों को क्वांटम या फिर फोटोन कहा जाता है। और यदि आ चीज आप में समझ में आ गई ना तो फिर अपने को रदरफोर्ड की कमी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। निरंतर ऊर्जा की हानि नहीं होगी तो वो पथ सर्पिलाकार नहीं होगा। तो एक बार आप इसका देखें अपन क्या है। इसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण, क्योंकि ऊर्जा देखिए ऊर्जा के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं तो ऊर्जा बनती नहीं है ना नष्ट होती है। आप क्या कहोगे इसके अनुसार ऊर्जा का या तो क्या हो सकता है उत्सर्जन या अवशोषण निरंतर न होकर छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, बंडलों के रूप में होता है जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। और वही सिद्धांत है मैक्स प्लांक को क्वांटम सिद्धांत। बोलो दिशा बदली कि नहीं बदली? यहाँ से आप समझने का प्रयास करें। मैंने ये कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हो, निरंतर ऊर्जा की अगर बात करें उत्सर्जन कर रहा है तो उसकी ऊर्जा निरंतर कम होगी, लास्ट में नाभिक में गिर जाएगा। अब ई के लिए बोर अगर अपना सिद्धांत दे रहा उससे पहले उसने क्या किया, मैक्स प्लांक ने पढ़ो भाई वो, और मैक्स प्लांक को पढ़कर इसने क्या किया, इसने कहा कि ऊर्जा, मैक्स प्लांक साहब कह के गए थे कोई भी कण है वो ऊर्जा को उत्सर्जन या अवशोषण कर रही हो, वो निरंतर नहीं होगा कभी भी, वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होगा। अब पैकेट या बंडलान कहीं क्यों जाए, क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। तो दोस्तों अब अपना जो बचता है इसमें अगला मॉडल और आखिरी मॉडल होगा ये लगभग अपना परमाणु मॉडलों की बात करें तो फिर क्वांटम संख्याएं जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, परमाणु भौतिकी है, उनकी बात मैं कर दूंगा यहाँ से। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिक्स करने का टाइम आ चुका है। ये केमिस्ट्री चल रही थी आपकी, अब फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स कर दूंगा मैं यहाँ पर कि फिजिक्स क्या कहती है, केमिस्ट्री क्या कहती है, दोनों को मिक्स करके अपन आगे लेकर चलेंगे इस बिंदु को। आपको यदि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझ में आया होगा, और आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, अन्यथा अगर मैं बोर स्टार्ट कर देता हूँ तो ये क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके नोट्स बनाएं, जितना हो सकता है मेहनत करने का प्रयास करें। और यदि हमारी वही बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बड़े ही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।